हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हम कर रहे हैं 2014 के क्वेश्चंस। इससे पहले हम 2013 के कर चुके हैं। इसी प्रकार आपको पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसको पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान के पार्ट 5 आर्टिकल 124 से 147 तक आता है और इसका उद्घाटन 28 जनवरी की डेट आपको याद रखनी है, 1950 में हुआ था। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन के बारे में जिक्र है। और देखिए, सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे अच्छे से ये याद रख सकते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कुछ नहीं है कि क्या उनकी 20-25 वर्ष कोई न्यूनतम आयु है जैसे लोकसभा राज्यसभा इनके सदस्य के लिए होती है, न्यायाधीश के लिए नहीं है। बट इनकी मैक्सिमम रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। और भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल भी तय नहीं है कि वो 5 साल 6 साल क्या वो अपने ऑफिस में रहेंगे, ठीक है। और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख के दे सकते हैं। अब क्या उस न्यायाधीश ने तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दिया, बट क्या उनको भी हटाने का कोई प्रोसीजर है? हाँ, संविधान में उनको हटाने के, पद से हटाने के 2 आधार कहे गए हैं, जो कि एक है दुर्व्यवहार और सिद्ध अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनको संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो अब इनको हमने देख लिया 2 आधार हैं, बट हटाया कैसे जाएगा? जो इनका हटाने का जज का, न्यायाधीश का प्रोसीजर है वो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो अब जब उनको हटाने के लिए एक रिमूवल मोशन लाया जाएगा, या तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या वो राज्यसभा में। अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो 100 जो सदस्य हैं लोकसभा के उनके उस पर साइन जरूरी है, राज्यसभा में 50 सदस्यों के साइन जरूरी हैं। अगर वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो स्पीकर के पास में जाएगा, अगर वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो राज्यसभा के चेयरमैन के पास में जाएगा। अब इस मोशन को चाहे तो स्पीकर और चेयरमैन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो इसको स्वीकार कर लेते हैं तो एक 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी और इस कमेटी में अब आपका होमवर्क है कि ये 3 सदस्य कौन कौन है। आपको लक्ष्मीकांत का सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर जाके पढ़ना है, वहां पे ये दिया गया है। अगर ये 3 मेंबर कमेटी उस व्यक्ति को दोषी पाती है तो विशेष बहुमत से, अब ये जो प्रोसीजर था, रिमूवल मोशन था, विशेष बहुमत से संसद के सदनों में पास हो जाता है। दोनों सदनों में इसको पास होना जरूरी है और राष्ट्रपति के इस पे सिग्नेचर हो जाते हैं तो उस न्यायाधीश को उसके ऑफिस पद से हटा दिया जाएगा। तो क्या किसी न्यायाधीश को अभी तक हटाया गया है? तो देखिए, जस्टिस न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को इनके लिए इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था। इंक्वायरी कमेटी ने इनको गिल्टी भी पाया गया था मिसबिहेवियर का, पर इनको रिमूव नहीं किया जा सका था क्योंकि जो इनका इम्पीचमेंट मोशन था वो डिफीट हो गया था लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका विघटन नहीं होता है। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो हमेशा रहता है, तो वो डिसोल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि लोकसभा में हर 5 साल बाद में इलेक्शंस होते हैं और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, 17वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा ऐसे बनती है। राज्यसभा परमानेंट है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जब राज्यसभा परमानेंट हाउस है तो इसका कार्यकाल थोड़ी ना होगा, ये गलत है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये एकदम सही है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 25 वर्ष होगी, नहीं, क्योंकि इनके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अब इसके बारे में आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, राज्यसभा संविधान के आर्टिकल 80 में कहा गया है और राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है वो 4th शेड्यूल में है। अब राज्यसभा में जो मैक्सिमम संख्या है सदस्यों की वो 250 हो सकती है। ये कि कहाँ गया है, ये भी आर्टिकल 80 में है। इसमें से 238 आएंगे स्टेट एंड यूटी से, 12 मनोनीत सदस्य होंगे जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब वर्तमान में ये संख्या है 245, जिसमें से कि 12 तो मनोनीत है ही। 233 आएंगे स्टेट और यूटी से, जिसमें से कि वर्तमान में 225 तो राज्यों से हैं
और 8 हैं यूटी से, 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से और 4 जम्मू कश्मीर से। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूटी है तो पहले ये 4 यूटी की जगह स्टेट में थे, पर अब ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर यूटी से आ रहे हैं। ये यहाँ पे आप राज्यसभा के बारे में और पढ़ सकते हो, ये वही है जो सब क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज आप याद रख सकते हो कि जो राज्यसभा का सदस्य है ना, वो कितनी बार भी पुनः चुनाव लड़ सकता है और पुनः नामांकन भी के लिए पात्र हैं वो। बाकी राष्ट्रपति ही डिसाइड करेंगे कि वो उनका नामांकन होगा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद मिलकर बनता है। पार्लियामेंट की इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन आता है? तो देखिए ये कहा, जो पार्लियामेंट का मेंशन है, पार्लियामेंट के बारे में कहा गया है आर्टिकल 79 में। और इसमें संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये तीनों संसद का अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति आते हैं आर्टिकल 52 में, राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81। राष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज चाहिए 35 साल, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य के लिए 25 साल। और आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है तो संसद के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सच्चिदानंद सिन्हा, आपने नाम सुना होगा कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इनको किस प्रैक्टिस के थ्रू बनाया गया था? क्योंकि सबसे वृद्ध व्यक्ति थे तो इनको फ्रांस की एक पद्धति है उसके अनुसार इनको अस्थायी बनाया गया था अध्यक्ष, और उसके बाद में स्थायी सदस्य अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने KM मुंशी और TT कृष्णामाचारी, इनका नाम आपने ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति में सुना होगा, और इनके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा BN राव, संवैधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो देखिए, N गोपालस्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। अब बाकी मेंबर्स के बारे में भी हम देख लेते हैं, प्रारूप समिति के बारे में। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में। और इसमें 7 सदस्य थे। इनके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको भी एक सदस्य ये हो गए, और बाकी 6 हमारे ये हो गए। N गोपालस्वामी अयंगर, श्री कृष्णा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद, N माधव राव, और वो BL मित्र के स्थान पे बने थे, क्योंकि BL मित्र को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो आपको ये याद रखना है कि ये 2 मेंबर बने हैं, TT कृष्णामाचारी ये DP खेतान के स्थान पर, और N माधव राव BL मित्र के स्थान पर। ये आपको याद रखना है कि उन्होंने किसको रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक संवैधानिक निकाय नहीं है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आता है आर्टिकल 280 में, और ये संविधान के कौन से भाग में आता है? संविधान के पार्ट 12 में है। प्लानिंग कमीशन संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इनके प्लानिंग कमीशन के बारे में संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को। और प्लानिंग कमीशन को कब अबॉलिश कर दिया गया? 13 अगस्त 2014 में। और पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग हमारे संविधान में पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323। और इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान के आर्टिकल 324। और ये कौन सा पार्ट है आप बता सकते हो? पार्ट 15 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 14 दिनों पहले राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। अब ये महाभियोग कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है आर्टिकल 61 में। अब महाभियोग के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61। और ये महाभियोग किस रीजन से चलाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने पे, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर याद रखेंगे कि संविधान का उल्लंघन, इस फ्रेज का संविधान में कोई अर्थ इसका परिभाषित नहीं है।
और ये एक क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीजर है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये लाइन आपको, ये वर्ड्स याद रखने हैं। अब महाभियोग कैसे चलेगा? देखिए, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अब जिस सदन में शुरू किया गया उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, और इसके बाद में राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी दिया जाना है महाभियोग के आरोपों के लिए। अब ये महाभियोग का आरोप कैसे पास होगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे पहले आप ये याद रख सकते हो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो वो दिया गया है आर्टिकल 54 में। पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, संसद के इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, राज्य की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, विधानसभा है यहाँ पे, विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, और यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्शन में सारे इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। बट जब राष्ट्रपति को हटाना हो उनके पद से, महाभियोग चल रहा हो, तो उसमें संसद भाग लेगी, ना कि ये दोनों। इन दोनों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। राज्य की विधानसभा और यूटी का निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर और मनोनीत मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो रेजोल्यूशन है, जो इनको रिमूवल करने का प्रस्ताव है, इम्पीचमेंट मोशन है, इसको 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, और ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति रिमूव हो जाएंगे, उनको उनके पद से इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? पहला देखते हैं, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात है, तो हमारा आंसर होगा बी। आर्टिकल 48 बात करता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन हमारे देश में राज्य को कोशिश करनी चाहिए आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर करने की। आर्टिकल 51 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारे देश की विदेश नीति संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 51 में कहा गया है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए राज्य को कोशिश करनी चाहिए, और विदेश नीति इधर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामांकित करता है? इसका आंसर होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब इसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, लोक लेखा समिति, जिसे इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसकी नेचर परमानेंट होती है, ये हर साल और टाइम आने पे बनती रहती है। तो इसका पहली बार गठन बना हुआ था 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, और वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्यकाल होगा इसका 1 साल, और इसका इलेक्शन क्या, जो इसके सदस्य बनेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, अभी आप देखेंगे क्यों है इंपॉर्टेंट, तो इनका इलेक्शन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। ये वही प्रणाली है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में यूज की जाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है, किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई मंत्री उसका सदस्य नहीं बन सकता है। अब एक कमेटी है तो इसका कोई चेयरमैन भी होगा, तो चेयरमैन 1900, जो कि इसका चेयरमैन, अध्यक्ष अभी हमने देखा किसके द्वारा चुना जाएगा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। 1967 तक रूलिंग पार्टी का ये चेयरमैन बनते थे, बट 1967 से एक कन्वेंशन आया, एक परंपरा आई कि जो अपोजिशन पार्टी में से ही कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनेगा। ये कन्वेंशन है, एक परंपरा है, कहीं लिखा नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होगा? जो कैग की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट होती है उसको जांच करना इस कमेटी का कार्य है। और देखिए, ये हम यहाँ पे नोट करके इसलिए लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैग का गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर जो कैग है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए काम करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि कैग है वो कौन सी समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं? आंसर होगा लोक लेखा कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10
केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर चर्चा की गई है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है विधायी संबंध, एक प्रशासनिक और एक है वित्तीय। तो विधायी संबंध है वो पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से 255 तक आते हैं। प्रशासनिक संबंध है पार्ट 11 में आर्टिकल 256 से 263 तक आते हैं। और वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशंस पार्ट 12, देखो यहाँ पे आपको याद रखना है ये पार्ट 12 में है, ये दोनों पार्ट 11 में है। पार्ट 12 में आर्टिकल 268 से 293 तक। तो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 268 से 281 दिया गया है और यहाँ पे 293 है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन बी सही होगा। अब इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो आर्टिकल हैं जो जरूरी है याद करने के लिए। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल। आपको अब ये देखना है, ये बताना है कि जीएसटी काउंसिल कौन से संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, आर्टिकल 292 भारत सरकार जो उधार लेती है उसके बारे में आर्टिकल 292 में है, और जो राज्य उधार लेते हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब उधार लेते हैं, ये 293 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया? इसका आंसर होगा केशवानंदा भारती केस, 24 अप्रैल 1973, 13 जजों की बेंच ने जिसकी सुनवाई करी थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट को लाया था। तो इसमें ये नहीं है दिया हुआ केशवानंदा भारती केस, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अब इन केसेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये कैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया है। तो देखिए शंकरी प्रसाद मामला हुआ था 1951 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 क्या है, हमारे संविधान में कैसे अमेंडमेंट हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आर्टिकल 368 में आता है। तो इसके तहत हम अगर संविधान में संशोधन, संसद के पास में जो शक्ति है तो वो मौलिक अधिकारों को में भी संशोधन कर सकती है, ये कहा शंकरी प्रसाद केस में। फिर एक आया गोलकनाथ केस 1967, इसमें कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती आर्टिकल 368 में। तो ये इधर से एकदम पलट गया, ये वाली बात इसने खारिज कर दी शंकरी प्रसाद वाले केस की। फिर इसको ओवरटर्न करने के लिए संसद लाती है 24वां संविधान संशोधन 1971। फिर इसके बाद में संविधान में एक और केस आता है संविधान से रिलेटेड ही, केशवानंदा भारती केस 24 अप्रैल 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार हुआ था कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच बनी थी जिसमें कि 13 जज थे। अब इसमें क्या सुनाया गया, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो कह दिया कि 24वां संविधान संशोधन एकदम सही है कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, छीन सकती है, पर संसद फंडामेंटल राइट, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट को संशोधित कर सकती है, पर संविधान की बुनियादी संरचना को नहीं छेड़ सकती है। बुनियादी संरचना क्या है, देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये संविधान में कहीं डिफाइन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आते हैं उनके थ्रू इसको डिफाइन किया जाता है और हम समझते हैं। तो इसमें एक सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, धर्मनिरपेक्ष, ये सब इसका पार्ट है, और ये आपको ध्यान रखना बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल मतलब कि स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी के रूप में मान्यता कब दी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा, देखिए अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना तो 6% वोट का कुछ क्राइटेरिया है इसके बारे में, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, इधर सिर्फ ये वोट वाला ही पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें और कहीं 6% नहीं है। तो बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना, अगर आपने एक बार भी ये लक्ष्मीकांत में देखा है तो आइए हम देखते हैं इसका क्राइटेरिया, देखते हैं नेशनल पार्टी का भी और स्टेट पार्टी का भी। तो देखिए स्टेट पार्टी के लिए 2 क्राइटेरिया हैं, एक पहला क्राइटेरिया ये है और सेकंड ये है, इन दोनों में से कोई भी फुलफिल कर लो तो स्टेट पार्टी हो जाएगी। 6% वैध मत, स्टेट इलेक्शन, जैसे कि यूपी के स्टेट इलेक्शन होते हैं, अगर उनमें 6% वैध मत प्लस ये भी ज़रूरी है और 2 सीटें ज़रूर जीती हो यूपी में, तो वो यूपी की क्षेत्रीय पार्टी, राज्य पार्टी बन जाएगी।
अगर इसके अलावा ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि 6% वैध मत हो, जैसे कि अब जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं उन लोकसभा में 6% वैध मत हो गए, जिस राज्य में सपोज यूपी में 6% वैध मत ले लिए और एक सीट भी होनी चाहिए लोकसभा में यूपी से ही जीती, तो वो यूपी में स्टेट पार्टी हो जाएगी। आ गया होगा समझ। अब ये इधर है नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड को उनके क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि किस राज्य का फॉर्मेशन कब हुआ है। तो देखिए, हम सबसे पहले तो हमको यही पता है कि आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था, जिसका गठन हुआ था 1953 में, और हरियाणा बना था 1966 में। इसे पंजाब से अलग किया गया था और ये किसकी सिफारिश पे किया गया था? शाह आयोग की, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश को पहले ये यूटी हुआ करता था, 25 जनवरी 1971 में इसको यूटी से राज्य बना दिया गया, और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन से 1975 में भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो अपना आंसर देखते हैं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। 1 3 2 4, 1 3 2 4, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को नामांकित कर सकते हैं यदि उनका लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। अब इसका आंसर बदल गया है, हमने 2013 वाली वीडियो में भी देखा था कि इसका आंसर 2 था। उधर वो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस आर्टिकल में कर सकते हैं राष्ट्रपति मनोनीत एंग्लो इंडियंस को। अब देखिए, जब ये संविधान में SC ST के लिए रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा स्टेट असेंबलीज में और एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन आया था, तो ये हर 10 साल बाद इसको रिन्यू होना होता है। तो इस रिन्यूअल के लिए लेटेस्ट आर्टिकल जो संविधान संशोधन आया था वो था 104। अब इस 104 संविधान संशोधन में 2020 में SC और ST की सीट के रिन्यूअल की बात की गई, बट एंग्लो इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन का रिन्यूअल था उसको ड्रॉप कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब इनको एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नहीं किया जाएगा, जो कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति करते थे। अब ये जो रिजर्वेशन है 2030 तक बढ़ चुका है, और जिसमें कि अब एंग्लो इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप इनके बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 330 लोकसभा में SC ST के रिजर्वेशन के बारे में है, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि अभी हमने देखा 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, ठीक है, अब नहीं है। 332 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा में SC ST का रिजर्वेशन है। आर्टिकल 333 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन मनोनीत जो राष्ट्रपति किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी पंचायती राज के साथ में संबंधित नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर होगा PVN राव कमेटी। PVN राव समिति, ये हमको पता है कि ये BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो 1991 में हुए थे उससे संबंधित है। और आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि LPG रिफॉर्म्स आए थे, ये इसी समिति से संबंधित है। और ये तीनों समिति हमारे पंचायती राज से संबंधित है। अब देखिए, नेक्स्ट ईयर के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे पंचायती राज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इन समितियों को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, अदरवाइज क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? सबसे पहले संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में आती है? जॉइंट सिटिंग आती है 108 में। अगर संसद के दोनों सदनों दैट इज लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाता है, कोई बिल नहीं पास हो पा रहा है, तो उसकी जॉइंट सिटिंग हो सकती है। और उस जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति बुलाएंगे उसको, बट उसकी अध्यक्षता, उसका चेयरमैनशिप कौन करेंगे? स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अध्यक्ष। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमने देखा कि जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के अंडर राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसको अध्यक्षता इसके लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पर देखिए, आप 2-3 फैक्टर एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं कि अगर ये एब्सेंट हो गए फिर कौन करेगा? फिर इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको प्रिसाइड करेंगे।
अगर ये भी एब्सेंट हो गए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो फिर कौन इसको प्रिसाइड करेगा? फिर करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि किसी भी केस में वाइस प्रेसिडेंट डेट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसको प्रिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल सामान्य विधेयक, ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल विधेयकों पे होता है। धन विधेयक, मनी बिल और संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में तो ज्यादा शक्ति किसके पास में है? लोकसभा के पास में है। राज्यसभा के पास में तो कोई पावर ही नहीं है, तो फिर उस पर जॉइंट सिटिंग करके क्या करना? और संविधान संशोधन को दोनों सदनों से अलग अलग पास होना पड़ता है, तो उसके लिए भी जॉइंट सिटिंग का कोई मतलब नहीं बनता। और अब तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है, और ये 3 बार कौन है? दहेज निषेध अधिनियम, ये आप याद रख सकते हो कि सबसे पहले कब बुलाई गई थी? 1961 में। बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 के लिए। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपके कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत इससे हेल्प हो रही है तो आप लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह हम लेटेस्ट एग्जाम की जो डेट तक एग्जाम होगा 2023 तक, ये सारे कंप्लीट करेंगे और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।